नमस्कार। रसायन विज्ञान की इस दुनिया में आज हम एक ऐसे अदृश्य नृत्य की बात करने जा रहे हैं जो हमारे चारों ओर हर पल होता रहता है, भले ही हम उसे देख ना पाएं। चलिए, एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। जब भी पानी की कोई सीलबंद बोतल सामने रखी दिखती है तो वो एकदम शांत और स्थिर लगती है, पर क्या वो सच में उतनी ही शांत है जितनी दिखती है? दरअसल अगर हम अणुओं की दुनिया में झांकें तो वो कोई शांत झील नहीं बल्कि एक हलचल भरा बाजार है। पानी के अणु लगातार तरल की सतह को छोड़कर भाप बन रहे हैं और ठीक उसी वक्त भाप के अणु वापस तरल में कूद रहे हैं। मतलब एक लगातार चलने वाली हलचल। और बस इसी को कहते हैं गतिक साम्यावस्था या डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहाँ गतिक शब्द पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि कुछ भी रुका हुआ नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति है जो स्थिर नहीं है बल्कि पूरी तरह से संतुलित है। आगे जाने की रफ्तार और पीछे आने की रफ्तार बराबर है, इसलिए बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा। यही तो है हमारा अदृश्य नृत्य। तो ये जो अदृश्य नृत्य है ना, ये सिर्फ पानी की बोतलों में ही नहीं होता, ये हर जगह है, खासकर तब जब पदार्थ अपनी अवस्था बदलता है। चलिए इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। जरा सोचिए कि एक फ्लास्क में बर्फ और पानी ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर रखे हैं। अब होता क्या है कि समय के साथ ना तो बर्फ का वजन कम होता है और ना ही पानी का। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ थम गया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में हो ये रहा है कि बर्फ के अणु पिघलकर पानी बन रहे हैं और पानी के अणु जमकर बर्फ बन रहे हैं, और ये दोनों प्रक्रियाएं ठीक एक ही रफ्तार से हो रही हैं। ये ठोस द्रव साम्यावस्था का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, अब एक और रोज का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बंद डिब्बे में थोड़ा पानी रखा है। शुरुआत में पानी के अणु तेजी से भाप बनकर ऊपर की खाली जगह को भर देंगे, लेकिन बहुत जल्द ऊपर जो भाप के अणु हैं वो वापस तरल में बदलने लगेंगे। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब भाप बनने की रफ्तार और भाप से वापस पानी बनने की रफ्तार एकदम बराबर हो जाती है। बस इसी को कहते हैं द्रव वाष्प साम्यावस्था। और यही वजह है कि एक बंद कंटेनर में भाप का दबाव हमेशा एक जैसा बना रहता है। और अब वो उदाहरण जो इस पूरी प्रक्रिया को हमारी आंखों के सामने ले आता है, एक ठंडी सोडा की बोतल। ये साम्यावस्था को बनते और फिर टूटते हुए देखने का सबसे मजेदार तरीका है। देखिए, जब बोतल बंद होती है तो तरल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड और ऊपर की गैस के बीच एक हाई प्रेशर वाला बैलेंस्ड स्टेट होता है। लेकिन जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं, एक हिस की आवाज आती है। दबाव एकदम से गिर जाता है और वो संतुलन टूट जाता है। गैस बुलबुलों के रूप में तेजी से बाहर भागती है, हवा के साथ एक नया कम दबाव वाला संतुलन बनाने के लिए। और आखिर में जब ये नया संतुलन बन जाता है तो हमारा सोडा फ्लैट हो चुका होता है। तो हमने भौतिक प्रक्रियाओं को तो देख लिया, लेकिन ये अदृश्य नृत्य असल में रासायनिक अभिक्रियाओं के दिल में बसता है। चलिए देखते हैं कि वहां ये कैसे काम करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि केमिकल रिएक्शन बस एक ही दिशा में चलती हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और कहानी खत्म। पर सच तो ये है कि ज्यादातर रिएक्शंस रिवर्सिबल होती हैं, मतलब प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी बदल सकते हैं। और इसे दिखाने के लिए केमिस्ट ये डबल एरो = का इस्तेमाल करते हैं। इसे एक रस्साकशी के खेल की तरह समझिए। एक तरफ रिएक्टेंट्स की टीम प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रस्सी खींच रही है, दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स की टीम वापस रिएक्टेंट्स बनाने के लिए खींच रही है। साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम तब होता है जब दोनों टीम ठीक एक ही ताकत से रस्सी खींच रही हों। पर यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों तरफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मात्रा बराबर है। नहीं, इसका मतलब है कि उनके एक दूसरे में बदलने की रफ्तार बराबर है। तो ठीक है, जब दोनों टीमें बराबर ताकत से खींच रही हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि रस्सी का सेंटर किस तरफ ज्यादा है, प्रोडक्ट्स की तरफ या रिएक्टेंट्स की तरफ? इसके लिए केमिस्ट को इस संतुलन को नापने का एक तरीका चाहिए, और वो तरीका है साम्यावस्था स्थिरांक या Kc। ये सिर्फ एक नंबर है जो हमें बताता है कि संतुलन की स्थिति में प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का अनुपात क्या है। कह सकते हैं कि ये उस रस्साकशी के खेल का फाइनल स्कोर कार्ड है। तो ये Kc की वैल्यू हमें बताती क्या है? सीधी सी बात है, ये हमें बताती है कि जब संतुलन बना तो कौन सी टीम ज्यादा मजबूत थी, रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की। ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझाती है। अगर Kc की वैल्यू बहुत बड़ी है, मान लीजिए 1000 से ज्यादा, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स की टीम जीत गई है, रिएक्शन लगभग पूरी हो चुकी है।
अगर Kc की वैल्यू बहुत छोटी है, 0.001 से भी कम, तो रिएक्टेंट्स की टीम हावी है, रिएक्शन मुश्किल से ही आगे बढ़ी है। और अगर वैल्यू बीच में कहीं है, तो मतलब संतुलन में दोनों की अच्छी खासी मात्रा मौजूद है। ये सब जानना काफी दिलचस्प है, लेकिन केसी की असली ताकत है भविष्यवाणी करने में। इसका इस्तेमाल करके ये पता लगाया जा सकता है कि कोई भी रिएक्शन किस दिशा में आगे बढ़ेगी। जरा सोचिए कि हमारे सामने एक केमिकल मिक्सचर है। हम ये कैसे पता लगाएं कि ये पहले से ही संतुलन में है, या ये और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आगे जाएगा, या फिर रिएक्टेंट्स बनाने के लिए पीछे आएगा? इसका जवाब है अभिक्रिया भागफल या QC। इसका फॉर्मूला बिल्कुल Kc जैसा ही है, लेकिन इसे किसी भी पल की कॉन्सेंट्रेशन से निकाला जा सकता है, सिर्फ संतुलन के समय की नहीं। ये उस मिक्सचर का एक स्नैपशॉट लेने जैसा है। और बस यहीं पर असली जादू है। जब हम उस स्नैपशॉट यानी QC की तुलना फाइनल स्कोर कार्ड यानी Kc से करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन किस तरफ जाएगी। अगर स्नैपशॉट QC फाइनल स्कोर Kc से कम है, तो रिएक्शन को और प्रोडक्ट्स बनाने की जरूरत है। अगर वो ज्यादा है, तो उसे कुछ प्रोडक्ट्स को वापस रिएक्टेंट्स में बदलना होगा। और अगर दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन पहले से ही संतुलन में है। तो ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को समझना केमिस्ट्स को बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से लेकर लैब एक्सपेरिमेंट्स तक हर जगह केमिकल रिएक्शंस की भविष्यवाणी करने और उन्हें कंट्रोल करने की ताकत देता है। तो अगली बार जब कोई पानी का शांत गिलास देखे या सोडा की बोतल खोले, तो याद रखिएगा, सतह के ठीक नीचे एक लगातार न दिखने वाला नृत्य चल रहा है, जो हमेशा एक परफेक्ट संतुलन की तलाश में रहता है।